नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 7 पढ़ेंगे नगर प्रशासन। ये एनसीईआरटी की बुक है, इसको आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं यह और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कौन सी योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह एक तस्वीर दी गई है और इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है और इसमें आपको बहुत जानकारी मिलेगी। इतवार की एक अलसाई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉट फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे ये मैंने क्या कर दी? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम ये नियम बनाना तो भूल ही गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। अगले हफ्ते उसने निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई, इसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े। क्या अब दोबारा जेब खर्च में ऐसे पैसे देने पड़ेंगे? और पैसे ये पैसे देने किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन? माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह निगम की परेशानी होती है। उन्होंने सुलझाया। यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर वापस आ जाना। यास्मीन खाला उस गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने की, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। माँ बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर के बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम ये सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। ये स्कूल स्थापित करता है और तुम्हें चलाता है। शहर में दरवाजे, दवाखाने और अस्पताल चलाता है। ये बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। इन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। क्या आप नगर पालिका की कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकती हैं? निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। ये फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए? जब आप नगर निगम में काम करती हैं तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते हैं? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रहना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंट में भी थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही निर्णय ले लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं
जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। ये कुछ खालिस्तान दिए। निम्नलिखित वाक्यों के खालिस्तान भरिए। पंचायत के चुने हुए सदस्यों को डैश कहते हैं। शहर विभिन्न डैश में बटा हुआ होता है। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? पार्षदों के उन समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं को प्रभावित करते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष में होते हैं? पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों तो डैश। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकता है। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं? रिहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों ने सवाल से खुश होते हुए यास्मीन खाला से जवाब दिया। सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी समितियां राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्डों की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग होता है इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चली गई। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियां बनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों, चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात ये भी थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाएं। लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आईं। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर ये बात नहीं कह सकती कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर
दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी ये थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियरिंग को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत इतनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सकें। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले पर भी बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जागीर ने झट से कहा। इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजार करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया। गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रैना ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया तो जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी थी। गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? जब आयुक्त ने यह कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो गंगाबाई ने क्या कहा? ये तो बिल्कुल बम्बई या सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा। वह अपने पास आपको नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास तो था कि ही मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी। उन्हें लोग बहुत मानते थे, मगर उनका कारण उन्हें सब अब समझ आया था। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रहना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान है वो भी क्या? गंगाबाई को सुझाव दिया। खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं, ये तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी न लगने वाली चीजों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो नगर निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की गलियों में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने में तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बेहतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रहना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों ने शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से ये अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मस्तूदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। क्या आप जानती हैं कि अगर आपके मोहल्ले में अब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्ले में इतनी बार ही कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो चर्चा करें। एक तस्वीर दी गई है, एक ये तस्वीर है।
दोस्तों, आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 7 कैसा लगा? और आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।